चलिए लास्ट कहाँ तक पहुँचे थे हम? फल करवा रहे थे। हाँ, फल के टाइप थे। फल के पहले तो हमने ये पढ़ा कि फल जो किसी पुष्प के दूसरे अंग से मिलकर भी बनता है या उसके बगैर बनता है डायरेक्ट ओवेरी से, तो वो टाइप बता दिए। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो फल है वो हम किसके आधार पे पढ़ रहे हैं? एक तो पढ़ा है, हाँ, अंग के आधार पे दो पढ़ दिए। अंग के आधार पे पढ़ा था, एक तो था सत्य और एक था असत्य। अब बात आती है कि अंडप के आधार पर, या आप लिख सकते हो अंडाशय के आधार पर। इनके आधार पे जब पढ़ते हैं, कार्पेल्स और ओवेरी बेसिस जो फ्रूट के टाइप आते हैं, ये होते हैं आपके तीन, कि जिसमें अकेली ओवेरी ही इन्वॉल्व हो, तो वो आपके पास कौन सा फ्रूट होता है? सरल, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंपल फ्रूट भी कह सकते हैं। सिंपल कह दो, यूनिक कह दो, और हिंदी में नाम होता है इसका एकल, कि आपके पास एकल फ्रूट, या उसे कह सकते हो सरल। नंबर 2 बताया था आपको, जिसे हम कहते हैं पुंज फल, और या इसका नाम क्या था? समूह फल। पुंज फल कह दो या आप समूह फल कह दो। और दूसरा जो इंग्लिश वर्जन है वो आपके पास इसके लिए क्या लगता है? एग्रीगेट, कि एग्रीगेट फ्रूट। और दूसरा आप लिख सकते हो इसके लिए इटेरियो। इटेरियो जो फ्रूट होते हैं ये आपके पास कौन से होते हैं? यही होते हैं समूह फल, या आप इसे लिख सकते हो मल्टी कार्पेलरी फ्रूट्स कहा जाता है, वो आगे बताएंगे जब ये बनते हैं। तीसरा तुम्हारे पास कौन सा लिखवाया था? संग्रहित, या आप उसे लिख सकते हो संग्रथित। संग्रहित या संग्रथित फल। और इंग्लिश में जो इसका नाम है वो था आपके पास क्या? कंपोजिट फ्रूट। अब कई बार क्वेश्चन जो आता है कि दैट फ्रूट in which involvation of inflorescence of a flower, कि इनफ्लोरेंस ऑफ फ्लावर में एग्रीगेशन होता है तो संग्रहित होता है या संग्रथित होता है। दूसरा आ जाए कि मल्टी कार्पेलरी, उसमें आपके पास पुंज फल होता है अंडपों के आधार पे, यानी बहु अंडप जो फल होता है वो यही होता है। और इस पे जब पूछा जाता है तो यानी यूनिक ओवेरी, ठीक है, यानी आपके पास क्या होता है? एकल। एकल का भी बंटवारा होगा। एकल आपके पास कितने टाइप के होते हैं ये आपने याद रखना है, कि एकल जो फल है इसमें आपके पास निर्माण किससे होता है? तो जिसमें एक अंडाशय हो, कि जिसमें केवल और केवल क्या होगा? एक ही अंडाशय भाग लेगा, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है एकल फल। अब बात आती है कि इसके प्रकार कितने हैं, तो 2 प्रकार का है। एकल फल जो है सरल फल है, इसको जब बांटा जाता है तो 2 टाइप है। पहला है जिसमें हम लिख सकते हैं सरस फल, यानी जिसे हम क्या लिखते हैं? एक तरह से जूसी फ्रूट्स। जूसी जो फ्रूट्स होते हैं, फ्लफी जो फ्रूट्स होते हैं, गुद्देदार होते हैं, रस वाले होते हैं, वो होते हैं सरस। नंबर 2 आते हैं सरस का उल्टा, जो आपके क्या कहलाएंगे? शुष्क, ड्राई फ्रूट्स, कि शुष्क फल और सरस फल, ये 2 टाइप के हैं। सरस फल में एग्जाम्पल खास तौर पे जोड़ता है एक तो नारियल का, और शुष्क फल में जो फल अड़ता है वो अड़ता है लीची का, कि लीची किस प्रकार का फल है, वो पूछा जाता है कि सरस है या आपके पास शुष्क है, तो आपने शुष्क लगा के आना है, ठीक है। और नंबर 2 नारियल की बात आएगी तो कौन सा लगाओगे तुम? सरस। ये 2 इंपॉर्टेंट टैग है, इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है ये। और वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम सरस का पढ़ते आए हैं कि मार्केट में देखते हो आप, नंबर 1 जैसे क्या है? नारियल, जो गुद्देदार भी है, ठीक है। उसके अलावा आम, मार्केट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अमरूद, उसके अलावा तरबूज, खरबूजा इत्यादि, ये सारे के सारे किस में आते हैं? आपके सरस फल में ही आते हैं, ठीक है।
शुष्क में खास तौर पे आप जानते हो कौन कौन से आते हैं। शुष्क फल में एक तो क्या है, डेली सुबह शाम दोपहर में 12 रोटियां तोड़ देते हैं जिसकी वो है, ठीक है, गेहूं। उसके बाद क्या है, जौ। उसके बाद क्या है, बाजरा। उसके बाद क्या है, सरसों। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन आते हैं, एक आता है मूली का और एक आता है गाजर का। अगर आपसे कहे गाजर और मूली कैसे फल है, क्योंकि आप गाजर खाते हो, मूली खाते हो, तो ये आपके शुष्क फल हैं दोनों, ठीक है। सरस नहीं बोलोगे, वो तो जड़ खाते हो तुम, फल थोड़ी खाते हो, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपके पास गाजर वर्ड है और क्या है, मूली, क्योंकि इनमें फंदा लटकता है हमारे ऊपर, क्योंकि हम सोचते हैं खाने वाली चीज़ है, हम तो खाते हैं रसीली होती है। वो जो बाघ खाते हैं वो क्या खाते हो तुम, जड़ खाते हो। तो फल का जो रूप होता है इसका, वो खास तौर पर कैसा होता है, बीज। बीज की उत्पत्ति है वो किस रूप में, आपकी शुष्क में, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़ते आए हो चना, मूंगफली, अखरोट, बादाम, काजू, ये सब के सब कैसे हैं, आपके शुष्क फल ही तो हैं, ठीक है। तो जो जो आप खास तौर पे आपको याद रखना है, एक तो आपने याद रखना है लीची, ये दाकड़ है, और दूसरा जो टैग लगता है नारियल, क्योंकि ये दोनों फंसाते हैं। फिर उसके अलावा 2 चीज़ें और फंसाती है, गाजर और कौन फंसाती है, मूली, ठीक है। ये हमने 4 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं कि ये कैसे फल हैं, क्योंकि नारियल जैसे आप लेके आते हैं मार्केट से, हम सोचते हैं सूखा है, ठीक है, लेकिन फल के बारे में पूछे तो हमेशा कैसा फल माना जाता है, नारियल है, सरस होता है। और लीची अगर आए तो किस में होता है, ड्राई कवरिंग होती है, शुष्क में आता है, ठीक है। तो ये तो हमारे कैसे हुए, आपके एकल फल, ठीक है। एकल के बाद जो आता है पुंज, क्योंकि बनने की बात जरूर आती है कि इनका निर्माण किससे होता है, पुंज फल का, या जो समूह फल है, या आपके पास एग्रीगेट या इटेरियो फ्रूट्स जिन्हें कहा जाता है, ये बनते किससे हैं। तो इनका जो निर्माण है, निर्माण याद रखो आप, ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन होता है। निर्माण जो होता है वो आपके पास बहुअंडपी पुष्प के, बहुअंडपी पुष्प के वियुक्तांडपी अंडाशयों से मिलकर बनता है। अब इंग्लिश में क्या लिखें इसको, बहुअंडपी का मतलब होता है मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी फ्लावर जो होता है, मल्टी कार्पेलरी फ्लावर, एप्पो कार्पस ovaries give rise to be a fruit which is known to be इटेरियो फ्रूट्स। इन्हें इटेरियो भी कहा जाता है, इन्हें एग्रीगेट भी कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, ये बनता है पहले नंबर का कि इन पे अंडप कैसे होते हैं, बहु होते हैं, एकल होते हैं, द्वितीयक होते हैं, या सभी होते हैं। तो आपने वर्डिंग क्या याद रखनी है, बहुअंडपी का मतलब होता है मल्टी कार्पेलरीज होते हैं। एक इसमें पूछा जाता है ओवेरीज कौन सी होती है, तो वो आपने याद रखना कौन सी होती है, एपोकार्पस, या आप लिख सकते हो वियुक्तांडपी अंडाशय होते हैं, ठीक है, यानी झुंड होता है। जैसे आपके पास बात की जाए स्ट्रॉबेरी, खाई है कभी, तो स्ट्रॉबेरी बेल भी देखी होगी, ठीक है। तो जो उसका फल बनता है वो किस में आता है, समूह में आता है, ठीक है। तो आपके पास जो समूह के फल वाले होते हैं, जैसे गुच्छे होते हैं, तो वो ज़्यादातर किस में आते हैं, हमारे पास पुंज फल का ही उदाहरण है। इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके 4 प्रकार हैं भी। 4 प्रकार में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, खास तौर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नंबर 1 जो आते हैं वो आते हैं बेरी पुंज फल। बेरी पुंज फल है, और बेरी अगर मैं कह देता सरस फल, अमरूद पे क्वेश्चन आता है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर का मजाक बनाया था। उस बेचारे ने कहा तो सही था भाषण में कि हम अमरूद की बेरी खाते हैं। कभी भी क्वेश्चन आ जाए अमरूद कैसा फल है, तो आपने हमेशा याद रखना कैसा फल होता है, अमरूद बेरी है, और बेरी सरस फल है, याद रखना। कई बार क्वेश्चन में अड़ता है ये कि बताइए अमरूद निम्नलिखित में से कैसा फल है, तो नंबर 1 तो वो क्या है, सरस है, और नंबर 2 पे वो क्या होता है, बेरी होती है, ठीक है। तो बेरी होता है वो,
अब इसी तरीके से बेरी पुंज फल भी होता है, इसे कहते हैं इटेरियो, इटेरियो ऑफ बेरीज। इटेरियो बेरीज में कौन आता है आपके पास, बेरी पुंज फल में कौन आता है आपके पास, तो वो आता है आपके पास शरीफा। शरीफा, शरीफा जो है वो किस में गिना जाता है, बेरी पुंज फल में आता है। नंबर 2 अस्टित पुंज फल। अस्टित जो पुंज फल है ये आपके पास कौन सा होता है, ये होता है इटेरियोज ऑफ ड्रूप्स। इटेरियो ऑफ ड्रूप्स में किसका पूछा जाता है, रसबरी, इसका आता है कि इटेरियो ऑफ ड्रूप्स में यानी अस्टित जो पुंज फल है उसमें एक ही क्वेश्चन अटता है तुम्हारे पास रसबरी का। उसके बाद नंबर 3 जो आता है वो आता है फॉलिकल, फॉलिकल पुंज फल, कि फॉलिकल का पुंज फल, फॉलिकल पुंज फल, तो यानी इटेरियो ऑफ फॉलिकल। इटेरियो फॉलिकल में क्या आते हैं, इसमें आती है सदाबहार, मदार और चंपा। ठीक है, उसमें क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बनता है, सदाबहार का बनता है। और सदाबहार क्या है, हम लगा के रखते हैं घरों में, मैंने बताया था तुम्हें, सदाबहार क्या हम लगाते ही हैं। ठीक है, सदाबहार आ जाए, चंपा आ जाए और क्या आ जाए, मदार आ जाए, ये कैसे होते हैं, फॉलिकल। ऊपर वाले दोनों खास हैं और एक लास्ट वाला खास है। ठीक है, इनमें एक एक एग्जाम्पल बनते हैं। शरीफा का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि शरीफा किस प्रकार का फल है, तो ऑप्शन पहले नंबर पे मिलेंगे तुम्हें, पुंज फल है, नंबर 2 आएगा संग्रथित है, तीसरा आएगा सरल है, या क्या आएगा, सभी है। तो आपके पास शरीफा कैसा फल होता है, आपका पुंज फल है। यही क्या टैग लगता है, सहतूत का भी आएगा आगे। नंबर 4, नंबर 4 में जो है वो है एकिन, एकिन का पुंज फल। एकिन का जो पुंज फल है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इटेरियो ऑफ एकिन्स। इटेरियो ऑफ एकिन्स है, इसमें क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें आता है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का। और नंबर 2, अब जैसे चुनाव चल रहा है तो बीजेपी का चुनाव निशान क्या है, बस वही है। ठीक है, तो यानी एकिन्स में जो पूछे जाते हैं, एकिन का जो पुंज फल है उसमें दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये स्ट्रॉबेरी का भी आता है और दूसरा किसका पूछा जाएगा आपसे, कमल का। दोनों के दोनों दांसू है। ठीक है, तो याद रखना स्ट्रॉबेरी किस प्रकार का फल है, पहले दिन की हेडलाइन ही याद रखनी है कि जो हेडलाइन हमने लिखी है कौन सी, पुंज फल वाली। उसके बाद इनका नंबर आता है कि ये कौन से समूह में आते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आएगा कि बताइए स्ट्रॉबेरी निम्नलिखित में से अंडा पे अंडाशय के चलते कैसा फल है, सीधा पूछ लेगा कैसा फल है बताइए, तो ये आपके पास कैसा है, पुंज फल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो भाग आता है वो कौन सा था अपने पास, संग्रथित। संग्रथित जो फल बनते हैं ये किससे बनते हैं, संग्रथित फल मीन्स कंपोजिट फ्रूट्स। कंपोजिट फ्रूट्स किससे बनते हैं ये पूछा जाता है, तो यानी जो डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ एन इनफ्लोरेंस, तो जो आपके पास अलग अलग पुष्प होते हैं वो मिलकर एक पूर्ण फल बनाते हैं। तो एक संपूर्ण फल जो पुष्प क्रम के पुष्पों से मिलकर बना हो। क्योंकि आप उदाहरण याद रख लोगे, एग्जामिनर टेढ़ा होता जा रहा है, उसे पता है कि ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जिससे ये फंसे जाड़ अच्छा बनाएगा वो। तो इस टाइप के जाड़ अच्छे हो जाते हैं कि जब अगर हेडलाइन दी होगी कि एक संपूर्ण फल बन रहा है और वो पुष्प क्रम के किससे बन रहा है, पुष्पों से मिलकर बन रहा है, तो बताइए कैसा फल होगा, तो वो आपका कंपोजिट फ्रूट होगा। इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे कि द डिफरेंट फ्लावर ऑफ, कि जो अलग अलग पुष्प होंगे ऑफ एन इन फ्लोरेसीन, कि जो फ्लोरेसीन है ये पुष्प क्रम कहा जाता है, पुष्प क्रम इन फ्लोरेसीन होता है। इसके जो पुष्प हैं
वो मिलकर क्या देते हैं, अ कंप्लीट फ्रूट देते हैं और सिंगल होता है। जैसे तुम सहतूत खाते हो, सहतूत ये खाए हैं कभी, नहीं खाए तो अब खा लेना, गर्मी में चल रहे हैं। तो सहतूतिया क्या लंबा एक ही होता है और उसमें क्या होते हैं, परिदल बहुत सारे होते हैं, बीज भी क्या उसमें बहुत सारे होते हैं, पर फल क्या होता है वो एक ही होता है। अनानास है, अनानास में क्या है, गुटियां सी बहुत सारी लगी होती है, दिखती है आपको, तो वो क्या बहुत सारे क्या है उसके पुष्प क्रम के पुष्प हैं, लेकिन आपके पास फल कितना है, अनानास सिर्फ एक ही है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने क्या है, गुल्लर अंजीर खाई होगी, अंजीर में भी देखा होगा इस तरीके से क्या है बहुत सारे हिस्से होते हैं, तो वो किस रूप का आता है, संग्रहित। कटल मार्केट में आता है, काटोगे तो उसमें क्या अलग अलग पुष्प क्रम दिखेंगे। ठीक है, तो वो भी किसका हिस्सा है, संग्रहित फल। इसमें हिस्से दो हैं, याद रखना। इसके प्रकार अगर पूछे तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास सिरोसिस, सिरोसिस कि सिरोसिस में कौन कौन आता है। सिरोसिस खास इंपॉर्टेंट है कि सिर को काट दो, तो सिर को काट दो तो एक तो हो गया कटल, जैक फ्रूट कहा जाता है जिसे। खास क्वेश्चन आता है कि जैक फ्रूट के नाम से सब्जी के तौर पे प्रयोग किया जाता है और मशहूर है वो फल कौन सा, आपका कटल है। ठीक है, ये आता है, बहुत आता है। दूसरा मलबरी, जो आपके पास क्या है, सहतूत। कटल है, सहतूत है। और उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो इसी में आता है अनानास, कि अनानास, सहतूत और कटल किस प्रकार के फल हैं। पहला टैग तो यही लगता है, पहला टैग इसका यही लगता है। तो उत्तर क्या याद रखना है तुमने, कंपोजिट फ्रूट है, संग्रहित या संग्रथित फल है। दूसरा जो भाग आता है वो आता है साइकोनस। साइकोनस में जो आते हैं वो आपके पास कौन कौन से आते हैं, जैसे आपने पढ़ा है अंजीर नंबर 1, नंबर 2 पढ़ा आपने गुलर, नंबर 3 अंजीर के शकल का ही फल तुम्हें और कहां देखने को मिलता है। गुल्लर के भी अंजीर जैसा ही फल लगता है, तुम्हें ओपनली नेकेड आइज यानी तुम्हारी नंगी आंख गांव की अगर फिरनी पे देखेगी तो अंजीर जैसा फल जरूर दिखाई देगा, और वो बढ़िया छायादार वृक्ष पे लगता है, हाँ बड़ पे, बरगद पे। ठीक है, तो अंजीर जैसा जो फल लगता है वो कहाँ लगता है, बरगद पे लगता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आयरन के क्या है, भंडार माने जाते हैं। एक तो बड़ और दूसरा क्या, अंजीर। ठीक है, कहते हैं ना कि बहुत ताकतवर चीज होती है, तो जैसा काम अंजीर करती है, हमने क्या है अंजीर को तो तवज्जो दे रखी है, इस बरगद वाले फल को तवज्जो नहीं दे रखी। इसको भी अगर सुखा के हम खाएं तो ये भी खून की कमी को पूरा करती है, बहुत तगड़ी चीज है ये भी। तो ये दो जो फल थे ये कौन से थे आपके पास, संग्रहित। तो तीनों हो गए। अब बात आती है हमारे पास कि जो फलों का अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है। सिंपल है, ये पॉइंट तो अच्छे से याद ही रखना आपको कि स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर कंबाइंड पूछी जाए तो किस में की जाती है, पोमोलॉजी। कि जो हम फलों का अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, पोमोलॉजी। और उसके बाद जस्ट बाद आता है क्या, आपका बीज। क्योंकि अभी तक तो आपने फल पढ़ा और फल के साथ संलग्न क्या चीज होती है, बीज। तो अब पढ़ेंगे हम बीज। तो सबसे पहले आपको पता है कि बीज किससे पैदा होता है, फल में, ये हमने पढ़ा था, या पुष्प में किससे पैदा होता है। ठीक है, तो जो भाग पुष्प में था वो आगे चल के किस में होगा, फल में होगा। ठीक है, तो आपका बीज किससे बनता है, बीजांड से बनता, ओव्यूल। कि बीज का जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है, आपका बीजांड से होता है, ओव्यूल से होता है। ये हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अब बात आती है कि बीज का अध्ययन किस में होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो बीजों का हम अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, तो वो करते हैं हम स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में क्या है, अध्ययन किया जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राणु विज्ञान। तो शुक्राणु विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं किसका, बीजों का। खास क्वेश्चन है कि बीजों का अध्ययन करने के लिए विज्ञान की कौन सी शाखा रखी गई है, स्पर्मोलॉजी। उसके बाद आता है कि बीज के प्रकार कितने हैं। तो बीज मुख्य तौर पर 2 प्रकार का, ये क्वेश्चन आता है भाई। अगर पीछे मेल कांस्टेबल का अगर किसी ने पेपर दिया था, जो रिसेंट भर्ती हुई थी पीछे पुलिस की, जिसमें 24 प्रकार के पेपर आए थे, उसमें आपके बीज के प्रकार के क्वेश्चन अच्छे अच्छे दे रखे थे। ठीक है, जैसे बीज जो है वो सिंपली प्रकार अगर तुम जानो
तो बीज में भोजन के रूप में जो संचय होता है वो किस रूप में होता है, ये पूछा जाता है। तो अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि जो फूड स्टोरेज होता है बीज में वो किस किस रूप में होता है, तो क्या बताओगे तुम? तो तुम लिखोगे 2 प्रकार से होता है। एक में क्या है कि बुरण जमा हो जाता है और एक में बुरण जमा नहीं होता, यानी बुरण पोष, यानी आपके पास एंडोस्पर्म एक में जुड़ता है दूसरे में नहीं जुड़ता। तो 2 प्रकार में कौन सा आता है? एक को लिखा जाता है एल्ब्यूमिनस, कि एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस का मतलब है एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है बुरण पोष युक्त, कि बुरण पोष के साथ एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। इसको दूसरा नाम जो दिया जाता है वो दिया जाता है एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक को ही एल्ब्यूमिनस कहा जाता है। तो एल्ब्यूमिनस सीड में होता क्या है? बुरण जमा होता है। तो कहने का मतलब यूं नहीं बताएगा, वो यूं लिखेगा कि जो बीज है बीज में भोजन का संचय, ऐसे जो बीज होंगे इनमें भोजन का जो संचय होगा, संचय किसके रूप में होगा? बुरण पोष के रूप में होगा। तो उन बीजों को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को एल्ब्यूमिनस कहते हैं। कि जो बीज में भोजन का संचय, फूड जो स्टोरेज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म हो, उन सीड्स को हम किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन आता है, एल्ब्यूमिनस कहा जाता है। ये नहीं आएगा कि बुरण पोष युक्त कहते हैं, 2 नाम आएंगे ऊपर वाले इंग्लिश वाले, इनको हिंदी में लिखेगा, इनको इंग्लिश में लिखेगा एल्ब्यूमिनस, और दूसरा वर्ड क्या है? एंडोस्पर्मिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताओ मुझे। डेली लाइफ में आप एक चीज़, क्या मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी, शुष्क फल के रूप में, जिसे आप क्या 12मासी खाते हो भूख मिटाने के लिए, ठीक है, रोटी के रूप में, तो वो क्या आपका गेहूँ। ये क्वेश्चन सबसे खास है इसका। लेकिन अपवाद जरूर आते हैं। अपवाद में क्या आता है? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के आते हैं। तो एक बीजपत्री में जो ज़्यादातर बीज होंगे वो कैसे होते हैं? एल्ब्यूमिनस होते हैं। ये भी पक्का कर दो कि एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलेडन्स में जो ज़्यादातर सीड्स होंगे वो कैसे होते हैं? तो एक बीजपत्री में ज़्यादातर जो सीड्स हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं? एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक। पहला एग्जाम्पल है तुम्हारा गेहूँ। गेहूँ के साथ सर्दी आ गई तो अब क्या है? हम ज़्यादातर रोटी खाएं तो किसकी खाएंगे? बाजरा की। बाजरा के साथ एक चीज़ और ले आते हैं आजकल, क्या? मक्का। ठीक है, सरों दा साज। ठीक है, तो मक्का भी क्या है जो है किस में गिना जाता है? इसी एंडोस्पर्मिक में आता है। ठीक है, और अगर पूछे सरसों वाले बीज, सरसों वाले इसमें नहीं आएंगे, वो किस में चले जाएंगे? दूसरे में चले जाएंगे, जो हम किसको पढ़ेंगे? नॉन एल्ब्यूमिनस। अब बात आती है नंबर 2, द्विबीजपत्री। लिख लेना अपवाद। अपवाद लिख रहा हूं यहां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछली बार पुलिस के एग्जाम में पेपर यहीं से आया था। जो अपवाद था, पपीते का बीज पूछा था। ठीक है, कि एक द्विबीजपत्र के रूप में बीज होगा, द्विबीजपत्री जो बीज है वो किसके रूप में मिलेगा? एल्ब्यूमिनस के रूप में। वो कौन से आएंगे? तो उसमें एक तो क्या खास तौर पर नशा तस्करी का गया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है अफीम पोस्त। ठीक है, जो पोस्त के बीज होते हैं वो इसी के ही हैं, कि जो पोस्त आ जाए, या वर्ड है पोस्तो, या जिसको वर्ड दे दें गस्सा, या जिसको कह दें हम खसखस, तो ये इस नाम से जाना जाता है। तो इनके जो बीज होते हैं द्विबीजपत्री है, पर बीज कैसे होते हैं ये पूछ रहा है। तो ये कैसे होते हैं बीज आपके पास? एल्ब्यूमिनस, एंडोस्पर्मिक है। उसके अलावा जिसके हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े किसके खास तौर पर बना रहे हो आप? कपास, कॉटन। ये 2 इंपॉर्टेंट है। तीसरा पपीता। एग्जाम यही आया था कि पपीता में जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं? तो एल्ब्यूमिनस होते हैं, यानी एंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन पपीता है कौन सी श्रेणी में? द्विबीजपत्री में है। तो यानी पोस्तो, इन सब के लिए एक वर्ड लगता है पोपी सीड। क्वेश्चन यही आता है ऐसे कि पोपी जो सीड है वो हैं, तो वो द्विबीजपत्री हैं और एल्ब्यूमिनस है, ऐसी टैगिंग मिलती है। द्विबीजपत्री नॉन एल्ब्यूमिनस, द्विबीजपत्री और क्या है? एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस, और लिख देगा इनमें से कोई नहीं।
तो यानी वो फंसा के लिखना चाहता है, तो ये अपवाद है। अपवाद अच्छे से याद रखना। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक याद रखना आपने किसके बारे में, एक तो याद रखना पॉपी, दूसरा खास तौर पर याद रखना है कपास। एग्जाम में जो मेल कांस्टेबल में आया था वो ये था, कौन सा, पपीता। और इसके अलावा चौथा और याद रख लो, शरीफा। शरीफा के भी बीज होते हैं, वो कैसे आते हैं, द्विबीजपत्री है, और साथ में कैसे होते हैं, एल्ब्यूमिनस। उसके बाद आते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, यानी जो बुरण पोष मुक्त कहते हैं जिनको, बुरण पोष मुक्त, वो थे युक्त। इनको नाम क्या देंगे हम, इनको नाम देते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस जो हैं ये आपके पास दूसरे नाम से टैग होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक कह दो। गैर बुरणपोषी बीज भी कहा जाता है, जैसे यहां शब्द लिखा है ना बुरणपोष मुक्त, इसको एक नाम और दें हिंदी में तो ये लिखा जाता है गैर बुरणपोष बीज, यूं भी लिख देता है। तो गैर बुरणपोष का मतलब यही है कि बुरणपोष से मुक्त है वो, कि इसमें एंडोस्पर्म नहीं होते। यानी इनमें आपके पास जो भोजन संचय होता है वो किस में होता है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि इनमें जो फूड स्टोरेज होता है, भोजन संचय, वो किसके रूप में होता है, वो आपका बीज पत्रों में होता है, सीड कोटिलेडोन्स में होता है। आप पढ़ते हैं ना कोटिलेडन्स, तो कोटिलेडन्स के रूप में आपके पास क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है, बीज पत्रों में होता है। अब बीज पत्रों में जब भोजन का संचय होता है तो जो प्रोटीन देने वाली चीज़ है वो खास यहीं पूछी जाएगी। तो प्रोटीन देने वाली में चीज़ें में क्या क्या पढ़ते हो आप, नंबर 1 पढ़ते हो मटर, नंबर 2 क्या पढ़ते हो आप, चना, नंबर 3 आप क्या पढ़ते हो, मूंग, नंबर 4 आप क्या पढ़ते हो, मूंगफली। मूंगफली का थोड़ा अपवाद भी आता है, अपवाद में भी क्वेश्चन उठता है जो हम पीछे पढ़ गए हैं, बुरण के रूप में आता है ये, ठीक है। मटर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली होगी। इसके अलावा आप पढ़ते आए हो सोयाबीन, सेम, ये भी किस में आते हैं, इन्हीं में। सोयाबीन लेते हो तो सोयाबीन भी है, उसके अलावा सेम भी है, और ज़्यादातर टैगिंग किसके लिए लगनी है, एक ही शब्द याद रख लो, द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री वाले जो बीज होते हैं अधिकांश यानी मैक्सिमम मोस्टली वो कैसे होते हैं आपके पास, बुरण पोष मुक्त होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस कह सकते हो, नॉन एंडोस्पर्मिक कह सकते हो, या गैर बुरण पोष भी कह सकते हो। तो ये हमारी हेडलाइंस हैं इन बीजों के लिए। बीजों का अध्ययन किस में होता है ये जरूर याद रखो, और ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। खास तौर पे अपवाद जरूर पढ़ने हैं। अपवाद में जो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं वो जरूर याद रखने हैं हमेशा के लिए। एक याद रखना है पॉपी सीड, नंबर 2 याद रखना है कपास, नंबर 3 कौन सा याद रखना है, पपीता। शरीफा शरीफा भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इनमें आपके पास क्वेश्चन क्या आता है कि जो बुरण पोष मुक्त बीज होते हैं ये खास तौर पे कौन से बीज पत्रियों में मिलते हैं, तो कौन से में मिलते हैं, द्विबीजपत्रियों में होते हैं, फिक्स है, यानी डाइकोटिलेडन्स में होते हैं। उसके बाद आपके पास निषेचन के लिए एक प्रक्रिया हुई थी जो आपकी क्या थी, परागण, पॉलिनेशन। तो परागण के प्रकार लिख लेना, ये हमने नहीं लिखवाए थे। बीज तक हमारा काम पूरा हो गया, स्पर्मोलॉजी तक हमारा काम पक्का हो गया, कहाँ से लेके, जड़ से लेके हम बीज तक आ गए। अब बात आती है कि निषेचन के लिए प्रक्रिया थी परागण। परागण के प्रकार पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने 1-2 तो बताए थे तुम्हें। नंबर 1 याद रखना है कि जो किसके द्वारा हो, हवा के द्वारा। हवा के द्वारा परागण जो होता है इसे हम कहते क्या हैं। नंबर 2 हमारे पास आता है जल के द्वारा, कि जल के द्वारा परागण, क्योंकि ये माध्यम है सारे, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। मैंने ये भी लिखवाया था कि कौन से परागण में खास तौर पे माध्यमों की आवश्यकता सबसे कम होती है। बातों बातों में बताया था जब मैंने विशेषता लिखवाई थी तुम्हें संपरागण की, यानी सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन बड़ा खास है, याद रखना कि कौन से परागण में माध्यमों की आवश्यकता सबसे कम होती है और या न के बराबर होती है, तो वो होता है समय परागण, संपरागण, जिसे आप कौन सा पॉलिनेशन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस में सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है कीटों द्वारा।
कीटों के द्वारा जो परागण होगा। नंबर 4 घोंघे के द्वारा, घोंघे के द्वारा जो परागण होगा। उसके बाद जंतुओं के द्वारा हो, जंतुओं के द्वारा परागण होगा। उसके बाद चमगादड़ के द्वारा परागण होगा। ठीक है, ये हमारे पास खास। तो हवा के द्वारा वाले को क्या कहा जाता है? एनिमोफिलस। लिखवाया था मैंने। हवा के द्वारा जो पोलिनेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? एनिमोफिलस। नंबर 2 जल के द्वारा हो। जल के द्वारा परागण जो होता है उसे क्या कहते हैं हम? हाइड्रो। हाइड्रो वर्ड तो लगाना, पीछे वाले शब्द सबके लिए सेम है, हाइड्रोफिलस। तीसरा कीटों द्वारा। कीटों द्वारा क्या होता है? एंटोमो। कीटों द्वारा जो होता है वो एंटोमो, और फिर वर्ड लगा दो पीछे क्या? फिलस, एंटोमोफिलस। उसके बाद रह गया घोंघा। घोंघा कौन से जंतु संघ का प्राणी है? ये जरूर याद रखना, मैंने कहा था मोलस्का। ठीक है, और जिसके बारे में सबसे पहले वर्णन जो किया है मैंने बताया था, जिसने जीव विज्ञान की शुरुआत की थी, एरिस्टोटल। वो बंदा खास होता है। इसे क्या कहते हैं? मोलेको, मोलेकोफिलस। तो मोलेकोफिलस जो है ये आपके पास परागण किसके द्वारा होता है? घोंघे के द्वारा। जंतु वाला क्या कहलाता है? जूओफिलस, जूओफिलस। उसके बाद हमारे पास कौन सा है? चमगादड़। चमगादड़ वाला तो मेरे ख्याल से याद रह गया होगा सबको। चमगादड़ में भी च और उसमें भी क्या मिलेगा? च। तो चिरेप्टो, तो चिरेप्टोफिलस। और एक है हमारे पास पक्षियों के द्वारा। पक्षी वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पक्षी वाला भी अच्छे से याद रखना है कि पक्षियों के द्वारा जो पोलिनेशन हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्निथो, ऑर्निथोफिलस। तो ऑर्निथो जो फिलस है ये आपके पास परागण किसके द्वारा होता है? तो ये पक्षियों के द्वारा होता है। अब बात आती है कि जो सबसे छोटा पुष्प और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? ये क्वेश्चन बड़ा खास है। स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं ये कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपसे अगर पूछा जाए सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, और दूसरा आएगा सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे जो छोटा है वो आपके पास है वल्फिया। आता है एग्जाम में कि सबसे छोटा पुष्प जो होता है वो कौन सा होता है? वल्फिया का। और सबसे बड़ा पुष्प होता है जिसमें परागण खास तौर पर हाथी के द्वारा होता है। अब हाथी भी बड़ा है तो वो भी बड़ा है, तो वो हमारे पास कौन सा होता है? रेफलेसिया। रेफलेसिया में परागण कौन सा होता है? तो आपने याद रखना है जंतु वाला। और जंतु वाला किसके द्वारा होता है? हाथी के द्वारा। तो क्या सबसे बड़ा फूल है तो जंतु भी बड़ा ही चाहिए, किसके लिए? पोलिनेशन के लिए। तो आपके पास सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया और सबसे छोटा याद रखना कौन सा है? वोल्फिया। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों का अध्ययन भी याद रखना है किस में होता है, फलों का अध्ययन याद रखना है किस में होता है, बीजों का अध्ययन याद रखना है किस में होता है। अब हम जो लास्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा आपके लिए वो ये है कि जो फलों के खाने वाले भाग, ये इंपॉर्टेंट है। इडेबल पार्ट ऑफ फ्रूट। जो एडिबल या ईटेबल जो पार्ट होते हैं फ्रूट के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दाकड़ क्वेश्चन आपके लिए नंबर 1 बनता है लीची का। क्योंकि लीची फेमस है एक बुखार के लिए। कौन से बुखार के लिए? लीची फेमस हुआ था, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं, कथन में आते हैं इसके, कि जो लीची है ये कौन से बुखार के लिए विख्यात है और ये किस राज्य से संबंधित है। तो बिहार से संबंधित है, बहुत होती है लीची उधर। ठीक है। दूसरा कौन से बुखार से है, तो लास्ट में शब्द क्या है इसका? च। तो चमकी। याद रखना कि जो चमकी बुखार है उससे संबंधित है क्या? आपकी लीची। बताएंगे आगे। पहले तो याद रखो लीची का खाने वाला भाग कौन सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीची का जो ईटेबल पार्ट है, एडिबल जो पार्ट होता है, उसको नाम दिया जाता है एरिल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है
क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, याद भी नहीं रहता। एरिल है, एरिल होता क्या है? मांसल बीज चोल है। ये बीज के ऊपर एक तरह से चोल बना होता है और जो क्या है, फ्लप्पी टाइप होता है, गुद्देदार होता है और खाने लायक होता है, जेली टाइप। खाई होगी कभी लीची, ठीक है। और लीची के बाहर क्या कवरअप होती है, सूखी कवरअप होती है, तोड़ के आपा निकालते हैं, ठीक है, और उसको हम खाते हैं और उसमें गुठली फेंक देते हैं। फिर ये विख्यात किसके लिए हुआ था, ये याद रखना, किसके लिए विख्यात है? चमकी बुखार के लिए। चमकी बुखार होने का कारण अगर पूछे तो क्या है? चमकी बुखार खास तौर पर होता किन में है? तो ये आपका खास तौर पर किस में होता है? बच्चों में होता है। और बच्चों में वयस्क से लेकर 10 साल तक, यानी 1 से 10 वर्ष के बच्चों में खास तौर पर इसका अटैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस लीची में क्या है, ये बुखार आने का कारण एक ही है, टॉक्सिक कंटेंट। और टॉक्सिक कंटेंट कब होते हैं? जब फल पका हुआ ना हो। तो यानी कच्ची लीची खाने से, आपको कहते नहीं है घर वाले कि तुम कच्चे फल खाते हो तो कहते हैं ना बुखार हो जाएगा, बीमार हो जाओगे। इसका मतलब उनमें कैसे फैक्टर होते हैं उस टाइम? टॉक्सिक। तो ऐसे लीची में जो कारण होता है तो वो आपके पास पका न होना, पका न होना, ये कारण है। नॉट राइपनिंग, अनराइपनिंग कंडीशन होती है लीची की, तब ये क्या है, पैदा होती है। होती किसके कारण है, ये याद रखना आपने। तो ये आपके पास है हाइपोग्लाइसीन ए, एक तो ये कंटेंट होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन। ये आपके दो कैसे कंटेंट होते हैं? ये दोनों के दोनों टॉक्सिन्स बैठे होते हैं किसमें? लीची में, जब लीची पकी नहीं होती। तो उसी की वजह से कौन सा बुखार आता है बच्चों में? चमकी बुखार। चमकी बुखार को एक तरह से क्या कह सकते हो आप? पीरियोडिकल फीवर। पीरियोडिकल फीवर का मतलब होता है कि जो आपको बार बार आएगा, कि आज आ गया, कल नहीं आएगा, परसों फिर आएगा। यानी आप कहते हैं ना रुक रुक के बुखार आता है। तो ये बुखार ज़्यादातर टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से है। और ख़ास तौर पे चिमकी बुखार का जिम्मेदार भी माना किसको गया था? लीची को माना गया था। और ये तो न्यूज़ में आई थी काफ़ी टाइम में, जब लॉकडाउन था उस टाइम ये उसके जस्ट बाद क्या है, ये बुखार तो बहुत रैंडम था, बहुत क्या फैला था एकदम से। और क्या इसके बारे में क्या अखबार, टीवी सब भरे पड़े थे और ये काफ़ी फेमस हुआ था। और ख़ास तौर पे इसमें जो बीमार हुए थे वो ज़्यादातर कौन बीमार हुए थे? बच्चे बीमार हुए थे, क्योंकि उनका जो लीवर है इस टॉक्सिक इफेक्ट को जल्दी से क्या कवर अप नहीं कर पाता। ठीक है, उससे क्या है, बड़ी उम्र के लोग हैं, 10 साल से 15 साल ये बच्चे हैं, वो उनमें लीवर क्या डेवलप होता है और टॉक्सिक इफेक्ट को क्या खत्म भी करता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मानव शरीर में कौन सा अंग या कौन सी ग्रंथि जो जहर के प्रभाव को दुष्प्रभावित कर देती है, यानी उसे हटा देती है, तो वो लीवर ही होता है। ठीक है, याद रखना, बॉडी का जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है, याद कर लेना कि जो टॉक्सिक इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी का, उसे कम करने का काम कौन से ऑर्गन के पास या कौन सी ग्लैंड के पास होता है? तो वो किसके पास होता है? लीवर के पास ही होता है। तो लीवर में एक यूं भी आता है कि कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग होता है जो जहर के प्रभाव और दवाइयों के प्रभाव को खत्म करता है? ये भी आता है, ये तो चलो अंग आया है। ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि विच सेल ऑर्गेनेल रिलीज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पॉइजन एज वेल एज ऑफ ड्रग्स, एज वेल एज ड्रग्स एंड पॉइजन बोथ टॉक्सिक इफेक्ट कैन बी रिलीज बाय विच सेल ऑर्गेनेल्स। यानी वो कोशिका का कौन सा कोशिकांग होता है जो जहर को और दवाइयों के प्रभाव को खत्म करता है? तो वो क्या चीज होती है? शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, ER। ER क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, अंतःपरद्रवी जालिका जिसे कहते हैं, ये कोशिका में जो होती है ये किसको खत्म करती है? खास तौर पे जहर के प्रभाव को भी, और क्या जो हम गोलियां खाते हैं, अंधाधुंध गोलियां खाती है दुनिया, उनके प्रभाव को भी खत्म करती है। फिर क्या, तभी तो कहते हैं ना कि जब तक ब्लड प्यूरिफाई होकर ढंग से ना मिले किडनी को, किडनी में क्या कचरा जमा होने लग जाता है, तो किडनी फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये जिम्मा किसके ऊपर ही होता है? सारा का सारा लीवर पे। ठीक है, तो लो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।